नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करेंगे और इसमें हमने जो हमारा डीएड करने वाले जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए जो इनका पहला पेपर होता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला जो पेपर है उसकी हमने कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको सेंड कर दिए। मतलब हमारा ये पेपर जो है वो समाप्त हो गया है। आज हम जो है आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपकी जो समझ में आसानी से आ जाए पेपर, आपका पेपर नंबर होता है 4। पेपर नंबर 4 का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब बच्चे का विकास और सीखना। बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, बच्चा कैसे किसी चीज को सीखता है, उसको सीखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। बाल विकास जो है, मतलब बच्चे का जो विकास है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें हम जो है वो इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। इस पेपर में हम सबसे पहले जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 1 में हम सबसे पहले जो है वो विकास को समझेंगे कि विकास क्या होता है। ठीक है ना। एक शब्द है आपका वृद्धि, एक शब्द है आपका वृद्धि, एक शब्द है आपका विकास, एक शब्द है आपका वृद्धि। हमें इन दोनों शब्दों को समझना होगा कि ये दोनों शब्द क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या ये दोनों शब्द अलग अलग है। अब अपन को पहले तो इनके अर्थ समझेंगे आप कि विकास जो होता है, विकास ये आप व्यक्ति की या बालक की लंबाई बढ़ना। यदि बालक की जो है वो लंबाई बढ़ रही है ना, बालक, चाहे आप उसको ऊंचाई बोल सकते हो, ऊंचाई बोल सकते हो इसको, या उसका वजन बढ़ रहा है, या उसका वजन बढ़ रहा है, ये यदि चीजें बढ़ रही हैं आपकी, मतलब कुल मिलाकर मात्रात्मक, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन यदि हो रहा है तो वो आपका होता है क्या, विकास। माना कि एक जो छोटा बच्चा है उसकी आयु के अनुसार उसकी जो शारीरिक संरचना है, मतलब जिसमें मात्रात्मक आपका परिवर्तन हो रहा है, जैसे वजन 10 किलो से 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो हो गया, या लंबाई उसकी 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऐसे बढ़ रही है, ऊंचाई जो है उसकी बढ़ रही है या घट रही है, यदि ये परिवर्तन किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बालक के अंदर होता है तो हम उसको, ये यहाँ पर आपको उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर ये आपकी है वृद्धि और यहाँ पर आप पढ़ेंगे विकास। ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी वृद्धि कहलाएगी। ये हमसे यहाँ पर उल्टा हो गया था, तो सबसे पहले हमें पढ़नी होती है वृद्धि, मतलब वृद्धि के अंदर आपकी क्या आएगी, लंबाई, ऊंचाई और इसका वजन। ये चीजें जो है हमारी परिवर्तित हो रही हैं। यदि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन यदि आपके हो रहा है तो वह परिवर्तन आपका किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा वो परिवर्तन आपका, वो परिवर्तन आपका वृद्धि के अंदर आता है। लेकिन यदि मात्रात्मक विकास के अपोजिट यदि इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। जैसे व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन है वो ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण व्यक्ति की या बालक की जो कार्य प्रणाली है, क्या है, कार्य प्रणाली है,
उसमें यदि सुधार हो रहा है, ऐसे परिवर्तन जिनसे गुणात्मक परिवर्तन जिनसे व्यक्ति की कार्य प्रणाली में सुधार हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। ये अपन को ध्यान रखने। वृद्धि आपकी शारीरिक जो है संरचना उसको बदलती है, उसको परिवर्तित करती है, और जो विकास है ये आपकी गुणात्मक परिवर्तन आपके अंदर लाता है। और इन गुणात्मक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली होती है वो क्या होती है, सुधर जाती है, मतलब वो अच्छी हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विकास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम विकास कहेंगे। तो ये तो आपकी हो गई वृद्धि और विकास क्या होते हैं, वृद्धि और विकास क्या होते हैं, ये तो आपके वृद्धि और विकास हो गए। और वृद्धि और विकास आपसे, जैसे इनके बीच में आपसे कोई अंतर पूछ ले तो आप अंतर आराम से लिख सकते हैं, और आपसे कोई इनका अर्थ पूछ ले आप अर्थ आराम से इनका लिख सकते हैं, और आप इनसे कोई इनकी कोई डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन का भैया ऐसा है कि डेफिनेशन आपको रटनी ही पड़ेंगी। डेफिनेशन का कोई तरीका समझने का हमारा नहीं होता है, डेफिनेशन जो है अपन को रटनी होती है। तो डेफिनेशन जो आपको पीडीएफ फाइल जो उपलब्ध कराई गई है उनमें से अपन डेफिनेशन जो है इनकी पढ़ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या सिद्धांत होते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक या सिद्धांत, ये आपको जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बड़े रूप में, ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये आपको पूछा जा सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत या कारक, मतलब कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इन सिद्धांतों को हम देखिए, आपको इसका सिद्धांत का नाम पता होना चाहिए, और नाम के अलावा उस सिद्धांत में छोटी छोटी चीजें जो है आपको याद हो कि भाई इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 यदि अपन पढ़ेंगे तो वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, हम पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ेंगे, निरंतरता। आपको पता है निरंतरता का मतलब होता है लगातार। निरंतरता का मतलब क्या होता है, लगातार। ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिद्धांत है विकास का, इसमें शिशु जो होता है जब गर्भ में हो, शिशु कहां पर हो, गर्भ में हो, ठीक है ना, से और मृत्यु तक विकास प्रक्रिया। कहने का मतलब ये है कि यदि आप निरंतरता की सिद्धांत में जाएंगे तो हमारा निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई भी माता गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के समय से लेकर, मतलब जब शिशु गर्भ में होता है उससे लेकर और जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो विकास, जो गुणात्मक परिवर्तन उसके अंदर होते हैं वो हमारा निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ये क्या है, निरंतर होते हैं, मतलब आपको पता है कि ये शुरू से और स्टार्ट होते हैं और एंड तक कंटिन्यू चलते हैं, ये लगातार परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें अपन को एक लाइन में यही चीज याद रखनी है, बस ये चीज याद रखनी है कि ऐसी विकास की ऐसी प्रक्रिया जो माता के गर्भ धारण करने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक यदि कंटिन्यू लगातार चलती रहती है, इसको हम निरंतरता का सिद्धांत
कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम अगला जो सिद्धांत है दूसरा उसको पढ़ेंगे। दूसरा आपका सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब अपन को पता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो सभी व्यक्ति समान नहीं होते। सभी व्यक्ति समान नहीं होते, ये अपन को पता है। आज माना कि मैं हूं, आप है, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब संसार में जन्म लेता है तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया होती है, उसकी क्या होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है ये अलग अलग होती है। मतलब उसमें किसी में क्या होता है, किसी में बच्चे में परिवर्तन, विकास के जो परिवर्तन है वो जल्दी दिखते हैं, लेकिन किसी में बहुत लेट तक दिखते हैं। जैसे माना कि यदि अपन उदाहरण के लिए माने कि कोई बालक जो है आपका, उदाहरण के लिए माने तो बालक, कोई छोटा बालक होता है जो वो बैठना, ठीक है ना, चलना, ठीक है ना, खड़े होना, ठीक है ना, ये कोई तो बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई तो बहुत जल्दी, कोई समय पर और कोई समय से देरी से। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी उठना, बैठना, चलना, खड़े होना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बालक समय पर भी इनको सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समय पर भी इनको नहीं सीख पाते, इनको समय पर भी वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी व्यक्तिगत भिन्नता हमारे सबके अंदर पाई जाती है, जिनके कारण हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो गुणात्मक जो विकास है, गुणात्मक जो हमें परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन क्या है हमारा अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। विकास दर में एक रूपता की कमी का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है आपका नंबर 3, इनके बारे में आपको बस दो लाइन याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। विकास दर में एक रूपता की कमी का सिद्धांत। विकास दर में एक रूपता की कमी का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत और इससे पहले वाला सिद्धांत ये थोड़े थोड़े आपको मैच करते हैं। आपको खूब पता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है ये सतत प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? सतत। सतत का मतलब लगातार, मतलब हमने निरंतरता का सिद्धांत अभी पढ़ा है, तो निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा है, उससे हमें पता चलता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत होती है, मतलब लगातार होती रहती है। लेकिन हमारे जो कुछ ऐसी व्यक्ति की परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण हमारा जो ये विकास है वो एक रूपता नहीं ले पाता है, मतलब वो एक समान नहीं हो पाता है। ये कभी कभी तो क्या है, स्थिरता आ जाती है इसमें, या कभी कभी इसमें क्या है कि बदलाव दिखाई नहीं देता। या तो इसमें क्या आ जाती है, कभी कभी स्थिरता आ जाएगी, ठीक है ना, या परिवर्तन दिखेगा नहीं, परिवर्तन दिखाई न दे। जैसे माना कि हमें परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसमें उस व्यक्ति में क्या है, परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, ये कभी कभी हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि ये विकास दर जो है उसमें एक रूपता की कमी होती है, मतलब ये एक तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे माना कि यदि अपन किसी भी बच्चे में देखें, कभी कभी क्या होता है कि अचानक उसमें
छोटे से बच्चे में अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी किसी में जो है वो भावनात्मक परिवर्तन ज्यादा हो जाता है, किसी में बौद्धिक जो है परिवर्तन ज्यादा हो जाता है। वो किस कारण होता है? जिज्ञासा के कारण। किसके कारण होता है? जिज्ञासा। और जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा होती है। तो इसके कारण अपन को क्या होता है? ये एक रूपता की इसमें क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अब अपन अगला सिद्धांत जो है पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। पैटर्न शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि पैटर्न का मतलब होता है तरीका। पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, पैटर्न की एक रूपता सिद्धांत। पैटर्न का मतलब होता है तरीका। मतलब जब विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है किसी भी बालक के अंदर, तो उसका जो परिणाम है, मतलब जब भी कोई भी बालक के अंदर किसी प्रकार का क्या होगा, प्रक्रिया होगी किसकी? विकास की, तो उसका एक परिणाम निकल के आता है। तो परिणाम जो है वो कभी कभी परिणाम में स्पष्टता का अभाव आ जाता है, मतलब वो अंतर प्रतीत नहीं हो पाता है, व्यक्तिगत अंतर जो होता है वो उसको प्रतीत नहीं हो पाता है, या उसको दिखाई नहीं दे पाता है, या वो एक कभी कभी जैसे माना कि मुझे किसी बच्चे के अंदर कोई परिवर्तन लाना है, तो मैं एक निश्चित प्रक्रिया अपनाता हूं। क्या अपनाता हूं मैं? निश्चित प्रक्रिया, मतलब पैटर्न। मतलब पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न यदि मैं अपना रहा हूं, और एक निश्चित पैटर्न अपनाने के कारण मेरा जो है वो विकास जो है वो विकास में परिवर्तन किसी को दिखाई दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। मतलब ये परिवर्तन कब हो जाएगा या कब नहीं होगा, या कब दिखाई देगा कब नहीं देगा, इसमें क्या होता है? एक रूपता होती है। मतलब जैसे आएगा परिवर्तन होगा। जैसे माना कि अपन एक उदाहरण ले लें कि यदि किसी भी बच्चे में भाषा का मतलब होता है हमारा विचारों को, हमारे विचारों को क्या करते हैं? हम आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यदि हम किसी भी बच्चे को, बालक को भाषा संबंधी विकास कराना चाहते हैं, भाषा संबंधी विकास हम उसको करना चाहते हैं, या उसमें कोई भी हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो ये एक भाषा जो है ये हमारी क्या होगा? इसमें सामान्य परिवर्तन होगा, मतलब सामान्य बदलाव होगा। इसमें क्या होगा? सामान्य बदलाव। ये सभी मनुष्यों के लिए सामान्य रहेगी, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, क्योंकि भाषा जो है वो अपन को पता है कि भाषा जो है बालक के बहुत ही जल्दी विकसित होती है। भाषा बालक के अंदर बहुत ही जल्दी विकसित होती है। अगला जो आपका सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। सामान्य से विशेष या विशिष्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप, विशेष की ओर बढ़ने का सिद्धांत। हमने ये देखा है कि जब हमें किसी भी विशेष बच्चे को या स्पेशल एजुकेशन या अपन नॉर्मल एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो बच्चे को सबसे पहले हम किसी भी चीज की जो है वो सामान्य जानकारी देते हैं। सामान्य जानकारी जैसे अपन कहते हैं कि भाई आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज से क्या होता है कि उस बिंदु का, उस विषय का, उस टॉपिक का क्या होता है, बच्चे के अंदर एक आधार उत्पन्न होता है। और जब उस बच्चे के अंदर एक सामान्य जानकारी उस टॉपिक की आ जाती है, आधार आ जाता है, इससे क्या बनता है? उसका एक आधार
बनता है। जैसे आपको एक मकान बनाना है, मकान बनाएंगे तो सबसे पहले एक नींव वगैरह लगा के और उसकी हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एक आधार तैयार करेंगे, उसके बाद उस पर हम मनचाहा मकान बना लेते हैं। तो इस सामान्य जानकारी के बाद आपको फिर धीरे धीरे विशिष्ट जानकारी की ओर बढ़ना चाहिए, विशिष्ट जानकारी की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपने किसी बच्चे को कोई भी चीज है उसकी सामान्य जानकारी दे दी, तो उसके बाद हम धीरे धीरे उसको क्या देंगे, उसको हम विशिष्ट जानकारी उस चीज से संबंधित देंगे। ये अपन को ये जो सिद्धांत है हमारा सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ये हमारा सभी दोनों एजुकेशन में बहुत सही तरीके से काम में आता है। यदि आपने बच्चे को डायरेक्ट किसी विशिष्ट जानकारी को दे दिया, वो जानकारी यदि उसकी समझ में नहीं आई, तो आपका जो है उसको विकास करने का जो लक्ष्य है वो आपका अधूरा रह जाएगा, मतलब वो उस बच्चे के अंदर कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। तो अपन को सबसे पहले कोई भी टॉपिक की कौन सी जानकारी देनी है, सामान्य जानकारी देनी है। अगला जो सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है छठा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी हमारा जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो हमने अभी एक सिद्धांत पढ़ा था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किसी भी तरीके से बालक को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो परिणाम हमको विशिष्ट बनाना पड़ता है। जैसे माना कि मुझे मकान बनाना है, हालांकि मैं उसके लिए एक आधार बनाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मकान बनाना। मेरा उद्देश्य केवल आधार बनाना नहीं है। तो बच्चे के लिए जो उद्देश्य होता है वो सामान्य जानकारी नहीं होता है। हमारा लक्ष्य होता है कि हम उस बच्चे को विशेष नॉलेज दें, मतलब विशिष्ट जानकारी दें। लेकिन हम उसको किससे स्टार्टिंग करते हैं, सामान्य से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अपन को यह है कि एकीकरण का सिद्धांत, लेकिन एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि आपका, जैसे मैंने सामान्य से विशेष की ओर किसी बच्चे को शिक्षा दी है, ये विशेष मेरा क्या रहेगा, लक्ष्य रहेगा। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये मुझे बताना बहुत जरूरी है, ये मैं बताऊंगा तो बच्चा इसकी जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये दोनों का क्या है, ये क्या हो गया, ये एकीकरण हो गया। क्या हो गया, ये एकीकरण। ये मुझे सीखना है, ये मुझे नहीं सीखना, लेकिन जब तक मैं ये नहीं सीखता हूं तब तक मुझे ये सीखने में प्रॉब्लम हो गई। तो ये दोनों को हमें एकीकरण करके इसमें हमें चलना चाहिए। एकीकरण करके ही हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, विकास में वृद्धि करनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे अंतर संबंध का सिद्धांत। अगला जो आपका सिद्धांत है वो है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, इसमें अपन को कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें जो है वो याद रखनी है। अंतर संबंध, ठीक है ना। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास और वृद्धि दोनों क्या है, एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। विकास, एक तो विकास व वृद्धि, ये क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं। और जो जुड़े हुए हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, यदि देखी जाए तो अंत्य संबंध। अंत्य संबंध मतलब इन दोनों में आंतरिक रूप से संबंध है, विकास में और वृद्धि में। हालांकि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इनमें दोनों में संबंध है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति जो है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन, यदि किसी बच्चे के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी नहीं हो सकता।
और यदि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन समय के अनुसार सही चल रहा है तो समय के अनुसार उसमें गुणात्मक परिवर्तन होने के ज्यादा चांस रहेंगे, मतलब उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में क्या है, अंतर संबंध होता है। इनमें क्या होता है, इनमें अंतर संबंध होता है, मतलब आंतरिक संबंध इसके अंदर पाया जाता है। आठवां सिद्धांत है आपका अंत्य क्रिया का सिद्धांत। अंत्य क्रिया का सिद्धांत आठवां है आपका अंत्य क्रिया का सिद्धांत। अंत्य क्रिया का सिद्धांत, अंत्य क्रिया के सिद्धांत के अंदर अपन को क्या करना है कि इसमें व्यक्ति की जो है वो अंत्य क्रिया शामिल होती है, मतलब आंतरिक क्रियाएं जो है वो शामिल होती है इसके अंदर। आंतरिक क्रियाएं इसमें क्या होती है, शामिल होती है। अब जैसे माना कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे को जो गर्भ धारण के समय, गर्भ धारण के समय जो जीव होता है वो हमें विरासत में मिलता है। किसमें मिलता है, विरासत। जीव किसमें मिलता है हमको, विरासत में मिलता है। लेकिन वह माँ के गर्भ में उसका क्या होता है, विकास होता है। फिर माँ के गर्भ में क्या होता है, विकास होता है गर्भ में। इसके बाद वो जब जन्म ले लेगा तो उसका विकास, मतलब जब वो पृथ्वी पर आएगा, जन्म उसका हो जाएगा तो उसके बाद भी उसका विकास होता रहता है। तो ये हमारा अंत्य क्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि हमारी जो व्यक्ति जो है उसके अंदर ऐसी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उन आंतरिक क्रियाओं के द्वारा वो निरंतर अपने अंदर जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन उसके अंदर होते रहते हैं। मतलब अंत्य क्रिया के कारण गुणात्मक परिवर्तन ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इसमें विकास का सिद्धांत। कैसे परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं। ये आपका जो है वो आठवां सिद्धांत है। नौवां सिद्धांत पूर्व अनुमान का सिद्धांत। नौवां सिद्धांत पढ़ेंगे अपन पूर्व अनुमान। पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि हम किसी भी बालक के विकास और वृद्धि का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। विकास व वृद्धि का पूर्व में अनुमान लगाना। हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, इस बालक में ये विकास कब होगा, कैसे होगा, कितना समय इसको लगेगा, ये हम इसमें क्या कर लेते हैं, पूर्व
प्रकृति क्या होती है? आनुवांशिक कारक होते हैं। प्रकृति हमारी शारीरिक बनावट से लेकर और हमारी जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारी इसके अंदर आती है। शारीरिक बनावट से व्यक्तित्व मान लो आप इसको, शारीरिक बनावट से लेकर और व्यक्तित्व तक की सभी विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये हमारी सब प्रकृति के अंदर आती है। इनको हम क्या कहेंगे? प्रकृति कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? प्रकृति कहेंगे। और पोषण क्या होता है? आप देखते होंगे पोषण का, आपने खूब देखा कि हम कहते हैं कि पालन पोषण। पालन पोषण का मतलब होता है ये पर्यावरणीय कारक होते हैं। ये कौन से कारक होते हैं? पर्यावरणीय कारक होते हैं। ये कौन से कारक होते हैं? पर्यावरणीय कारक होते हैं। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें पालन पोषण से संबंधित जो है वो कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं ये? पालन पोषण। पालन पोषण में आपकी जो है वो सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें हमारे सामाजिक रिश्ते हो या आसपास की जो हमारी संस्कृति हो, इसमें संस्कृति भी आपकी शामिल हो जाएगी। पोषण के अंदर संस्कृति भी आपकी इसी के अंदर आती है। ये आपके पोषण होते हैं और ये पारिवारिक कारण के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? पारिवारिक कारण के अंदर आते हैं। ये प्रकृति और पोषण के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज जरूर रखें। ये आपको छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रकृति और पोषण क्या होते हैं, या प्रकृति और पोषण में अंतर बताइए। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है प्रकृति और पोषण से संबंधित। अब आगे बात आती है आक्रामकता। एक शब्द है आक्रामकता। इस शब्द का भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। आक्रामक, पहली बात तो यदि इस शब्द की हम देखें, आक्रामक का मतलब होता है बहुत ही, कोई व्यक्ति जो है वो डेंजर हो। जैसे माना कि एक व्यक्ति यहां पर है, ये व्यक्ति कैसा है? खतरनाक व्यक्ति है। खतरनाक व्यक्ति। इसने, ये पहला व्यक्ति है, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। इसने इसके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य किया जिसके कारण इस व्यक्ति को क्या हो गई? चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी। तो हम इस कार्य को, ये जो कार्य हुआ है, इसको हम आक्रामकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रामकता कहते हैं। और वो व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक व्यक्ति को किसी कारण से, किसी भी प्रकार से उसको चोट पहुंचाता हो, उसको वो हानि पहुंचाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आक्रामकता के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये दो तरीके, एक तो अपन का जैसे शत्रु होता है, दुश्मन होता है, तो दुश्मन पर भी हम क्या करते हैं? हमला करते हैं। तो एक तो ये क्या हो जाएगी? शत्रुता के रूप में भी हो सकती है, और एक ये साधनात्मक के रूप में भी हो सकती है। अब अपन का जो आक्रामकता है, उसका आनुवांशिक आधार क्या है? आनुवांशिक आधार मतलब वो अपने माता पिता पर कितना निर्भर करता है। जैसे अपन ने देखा होगा, ज्यादातर जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है, स्वभाव या उसका व्यवहार, ये दोनों ही उसके माता पिता पर अधिक निर्भर करते हैं। इस पर माता पिता पर वो अधिक निर्भर करते हैं। तो स्वभाव और व्यवहार माता पिता पर, मतलब ये आनुवंशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? आनुवंशिक होते हैं। तो आनुवंशिक रूप से किसी व्यक्ति के अंदर ये आक्रामकता जो है वो आ सकती है। मतलब यदि उसके माता पिता भी यदि आक्रामक है, तो बच्चे के अंदर भी आक्रामकता जो है वो आ सकती है। ठीक है ना? ये होती है आपकी आक्रामकता। आक्रामकता के बाद जो हम
इसका जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धिमत्ता। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बुद्धिमत्ता। देखिए छोटी छोटी चीजें भी यदि आपने इस पेपर के अंदर पढ़ ले तो भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे पढ़ेंगे हम बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता क्या होती है? जब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है? नवाचार करता है। नवाचार मतलब नया कार्य करता है, कोई नया कार्य करता है या उसको कोई सफलता प्राप्त होती है। क्या होती है? उसको किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होती है मतलब उसने कोई ऐसा अच्छा काम किया है, उसमें उसको सफलता प्राप्त की है। तो ये जितनी अधिक होंगी, जितनी अधिक उतनी बुद्धिमत्ता होगी। मतलब हमें बुद्धिमत्ता का आकलन इन दोनों चीजों से करना पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति जो है, एक बालक जो है, उसके अंदर कुछ नवाचार आ रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति, वो बालक कुछ नए कार्य कर रहा है या फिर उसमें उसने किसी कार्य में क्या प्राप्त की है? सफलता प्राप्त की है। तो हम उस बालक के अंदर मान सकते हैं कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो कैसी है, मतलब उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितनी है। एक इसमें आता है व्यक्तित्व, एक इसमें क्या आता है? व्यक्तित्व। ये बुद्धिमत्ता है। एक आता है इसमें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है वो क्या है? व्यक्तित्व पर देखिए बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्तित्व पर माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है, माता पिता का प्रभाव, हमारी प्रकृति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव। ठीक है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के खुद के ऐसे गुण जिनके कारण वो क्या है कि वो क्या हो गया है, वो अच्छा है या कोई सफलता प्राप्त कर रहा है या किसी व्यक्ति के लिए वो एक अच्छे गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, वो उसका क्या है? व्यक्तित्व है। ये क्या है? माता पिता से प्रभावित होता है। मतलब माता पिता का जो स्वभाव है वो यदि अच्छा है, मतलब उसके अंदर एक आनुवंशिक कारण भी होता है। यदि माता पिता का स्वभाव अच्छा है, माता पिता अच्छे, तो बच्चे के अंदर भी उसका व्यक्तित्व क्या होगा? अच्छा होगा। एक जो है प्रकृति, मतलब घर में उसकी जो प्रकृति है, उसका जो तरीका है माता पिता का या परिवार के अन्य लोगों का या पूरे परिवार का जो वातावरण है वो कैसा है, ये सारी चीजों पर हमारा जो है वो व्यक्तित्व निर्भर करता है। एक बच्चे का व्यक्तित्व या एक बच्चे की बुद्धिमत्ता जो है वो हमारी इस परिवार की प्रकृति और परिवार के पोषण पर आधारित होती है। ये अपन को ध्यान रखना। एक अपन देखेंगे समलैंगिकता। एक शब्द है आपका समलैंगिकता। एक शब्द क्या है आपका? समलैंगिकता। समलैंगिकता का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो पुरुष हो, एक महिला हो, उसको हम समलैंगिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसमें पर्यावरण का प्रभाव अधिक होता है। इसमें किसका प्रभाव होता है? पर्यावरण का प्रभाव समलैंगिकता के अंदर। क्यों? क्योंकि समलैंगिकता एक क्या है? एक हमारे पास में एक विकल्प होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति पर कोई भी नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव से ये समलैंगिकता का जो परिणाम है वो हमें इसका प्राप्त होता है। जैसे माना कि कोई भी उत्पीड़न है, कोई यौन उत्पीड़न है, जैसे किसी भी बालिका है, कोई छात्रा है या कोई महिला है, उसका कोई यौन उत्पीड़न उसके साथ हुआ है, तो वो इसमें वो जो व्यक्ति है या जिसके कारण
व्यक्ति क्या है, समलैंगिक बन जाता है, या समलैंगिकता का जो रूप है उसको अपना लेता है। ये क्या है, हमारे पर्यावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। एक इसमें जैविक कारक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैविक कारक भी इसमें हो सकते हैं। जैविक कारक का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आंखों के रंग या पैरों के आकार से ज्यादा कोई विकल्प उनके अंदर नहीं है। जैसे आंखों का रंग या पैरों का आकार, ये इसके अंदर आपको आता है। ये हमारी क्या होती है? समलैंगिकता होती है। समलैंगिकता के बाद अपन को जो पढ़ना है वो हमारे विकास से संबंधित जो चीजें हैं वो अपन के आगे इसमें चलेंगे कि विकास का कौन सा क्षेत्र है, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषाई। ये हमारा क्षेत्र हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका शारीरिक विकास। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास। विकास के क्षेत्र में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विकास के क्षेत्र, इससे पहला है शारीरिक विकास। अब देखिए शारीरिक विकास के अंदर कौन सी चीज आती है, क्या आता है? जैसे ये बच्चा है, जो शरीर के अंदर जो विकास आपको दिखाई देता है, शरीर के अंदर वो सीधे तौर पर जो भी मैंने आपको बताया था वहां पर मात्रात्मक, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही है या बच्चे का क्या ऊंचाई बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंबाई, ऊंचाई, वजन आदि। ये उसके क्या होते हैं? शारीरिक विकास होते हैं। ये अगला होता है ज्ञान संबंधी विकास। अगला होता है ज्ञान संबंधी विकास। इसमें आपको पढ़ाई लिखाई मतलब उसको कितनी चीजों का कैसा ज्ञान है, उसके अंदर कोई तर्क वो देता है क्या, वो कल्पना कर सकता है क्या, ठीक है ना, कुछ सोच सकता है क्या, ये सारी चीजें जो है अपन की ज्ञान संबंधी विकास के अंदर आती है। एक बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि जो है वो इंप्रूव होती है, बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास होने के कारण ही उस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की, कल्पना करने की या सोचने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे आती है। ये हमारा होता है ज्ञान संबंधी विकास। एक होता है सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक भावनात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक। समाज के अंदर तो आपके जो है, जैसे सामाजिक विकास की यदि अपन बात करें, सामाजिक में आपके रिश्ते और व्यवहार आ जाएगा। रिश्ते या व्यवहार मतलब एक बालक जो है उसके अंदर इतना विकास हुआ कि नहीं है, वो समाज के लोगों के साथ में अपना कोई रिश्ता रखता है कि नहीं, भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ, पड़ोसी के साथ, परिवार के साथ, और उसका व्यवहार जो है वो कैसा है। एक अपन का जो भावनात्मक विकास है, भावनात्मक मतलब उस बच्चे के अंदर जो है वो भाव कैसे है। भाव में जैसे माना कि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, किसी के साथ प्रेम का भाव है, वो सबके साथ मिलकर रहना चाहता है, या वो किस प्रकार के भाव से रहना चाहता है। ये आपके इसमें आएंगे सामाजिक और भावनात्मक। एक होते हैं आपके नैतिक विकास। एक क्या है आपका? नैतिक। इसमें नीति संबंधी विकास आपके आते हैं। इसमें कौन से विकास आएंगे आपके? नीति संबंधी विकास इसके अंदर आते हैं। जैसे कोई भी जो है हमारा जो किशोर अवस्था में बालक के अंदर जो है वो
आपको पता है कि परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन में उसके अंदर कुछ नैतिक चीजें जो है वो बदलती हैं, नैतिक व्यवहार उसका जो है वो बदलता है, नैतिक विकास भी उसके अंदर होते हैं। और एक आपका जो होता है वो भाषा का विकास। भाषा का विकास, आपको पता है जब बालक छोटा होता है तो वो कुछ भी बोलना नहीं जानता है, ना वो किसी चीज को समझता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होगा उसमें किसका विकास होगा? भाषा का विकास होगा। और भाषा के विकास से वो आपकी कही बातों को वो खुद समझेगा, और आप जिस बात को उससे कहोगे उस बात को आप भी समझ सकते हो। तो ये चीजें अपन की जो है वो किसके अंदर आएंगी? भाषा के विकास के अंदर आती है। अब अपन को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपन को इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको अपन पढ़ने के बाद में आज की वीडियो को जो है वो विराम देंगे। कि विकास जब बच्चे का हो जाता है, जब बच्चे का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, तो इस विकास से संबंधित विचलन या उसकी प्रतिभा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आप प्रतिभा की पहचान के रूप में माने, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का जो है विकास है वो विकास हो रहा है? तो हमें इसके लिए कुछ जो है वो पॉइंटों से समझने पड़ेंगे। जैसे यदि बालक का जन्म हुआ, जन्म से 1 वर्ष तक, यदि बालक कैसा है? 1 वर्ष तक का, जन्म से 1 वर्ष तक का है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? तो यदि कप से पानी पीता है, कप से पानी पीना, यदि 1 वर्ष तक का बालक है और यदि वो कप से पानी पीता है, तो हम समझेंगे कि इस बालक के अंदर जो है प्रतिभा का विकास हो रहा है। ठीक है ना? बिना सहारे के, बिना सहारे खड़े होना, बिना सहारे खड़े होना, यदि वो बिना सहारे के खड़ा हो जाता है तो भी हम उस बच्चे को मानेंगे कि उसके अंदर जो है वो विकास हो रहा है। एक उसकी मुस्कान, मतलब वो किसी भी ऐसी बात पर क्या करता है? वो खुद से हंस लेता है। ठीक है ना? एक उसका दांत निकलना, दांत निकलना प्रारंभ होना, उसका दांत निकलना प्रारंभ हो गया है, बच्चे के जो दांत है वो आने लग गए। एक लुका छुपी खेल खेलता है, लुका छिपी खेलता है। ये सारी चीजों से आप पता लग सकता है आपको कि जो बच्चा है वो उसके अंदर आपके क्या होता है? उसमें विकास हो रहा है या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। एक यदि बच्चा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का है, ये तो आपकी 1 वर्ष तक की बातें हुई, लेकिन बच्चा यदि 1 वर्ष से और 3 वर्ष तक है, यदि 1 वर्ष से और 3 वर्ष तक है, तो क्या करेंगे? यदि वो लाइन खींचने में सक्षम है, लाइन खींच लेता है, 3 वर्ष का जो बच्चा है उसको अपन कहेंगे कि बेटा एक लाइन खींच ले, तो वो ऐसी लाइन उसमें खींच देगा, तो वो लाइन खींचने में सक्षम है। ठीक है, चलने और दौड़ने में सक्षम हो, चलने में दौड़ने में सक्षम, वो खुद चल रहा है, खुद दौड़ रहा है, तो चलने में और दौड़ने में यदि वो सक्षम है। नाम बताने में सक्षम है, नाम बता दे, आप उससे पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, वो नाम बता दे। एक यदि वो सामान्य वस्तुओं के चित्रों को देखकर बता दे, चित्रों की पहचान, यदि आप उससे किसी चीज का चित्र बता दें, आप उसको सेब का चित्र बता दे, तो वो बता दे कि भाई ये सेब है। एक पुरुष और महिला में अंतर कर ले, पुरुष व महिला में
अंतर कर ले। ये चीजें जो है वो आपकी 1 वर्ष से और 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाई जाती है। अब 3 वर्ष से यदि बच्चा बड़ा है और 3 वर्ष से और कितने का हो गया है, 6 वर्ष तक का हो गया, 3 वर्ष से 6 वर्ष, तीन वर्ष से 6 वर्ष, इसमें बच्चा जो है वृत्त और वर्ग बना ले, वृत्त व वर्ग बना ले, मतलब वो गोला भी खींच ले और चौकोर वर्ग भी बना ले। एक आपका उसका जो उछली हुई गेंद को पकड़ ले, उछली गेंद को पकड़ ले, यदि वो गेंद उछाले, खुद उछाले या कोई दूसरा उछाले तो उसको वो पकड़ ले। एक पैर पर कूदना प्रारंभ कर दे, एक पैर पर कूदता है, ये परिवर्तन भी उसके अंदर आ जाता है। एक समय की अवधारणा को समझ जाए, समय की समझ, ये भी आपकी इसी के अंदर आ जाती है। एक उसका स्कूल शुरू हो जाए, विद्यालय, विद्यालय जाना प्रारंभ, ये आपका क्या होता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे के अंदर ये गुण जो है आपके वो पाए जाते हैं। अब यदि बच्चा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है तो उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे के जो दांत है, बच्चे के दांत गिरते हैं, बच्चे के दांत गिरते हैं, ठीक है ना। वो अपने साथियों के साथ, जो उसके साथी होते हैं उनके साथ वो पढ़ने का कौशल सीखता है, पढ़ने का कौशल ये वो सीखता है, पढ़ने का वो कौशल सीखता है। एक उसके जो है शारीरिक विकास भी इसके अंदर होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तनों में आप समझ रहे हैं, लड़के और लड़की के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन शरीर में होते हैं वो सारे परिवर्तन जो है उसके अंदर प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये जैसे बड़ी हो जाएगी 12 से 18 में, 12 वर्ष से 18 वर्ष में, तो इसमें क्या है आपकी मेन चीज तो ये है कि किशोर अवस्था आ जाएगी, और किशोर अवस्था में आपके जो भी शारीरिक परिवर्तन होंगे, ठीक है ना, या वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट सिखाने लायक नहीं है, अमूर्त चीजों को भी वो सीखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। ये जो परिवर्तन है आपके, ये आपके 12 से और 18 वर्ष तक के बालक के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपन को ये जो चीजें हैं ये अपन को ध्यान रखनी है, और आगे हम अगली वीडियो में जो है वो इसकी सेकंड यूनिट जो है हम पढ़ेंगे। पहली यूनिट में आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपके लिए ये क्या है कि बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम होने के कारण हम थोड़ा इनकी स्पीडली चल के और हम इनकी आप तक कुछ चीजें ऐसी पहुंचा देंगे कि आप आसानी से जो है वो पास हो जाएं, और 2 महीने में आप आसानी से इन चीजों को पढ़ लें। पहली यूनिट आपकी यहाँ पर इसकी समाप्त हो जाती है। चौथे पेपर की दूसरी यूनिट की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में जाके हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।